सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल एन एग्जाम पे वेलकम सर। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, तो ये हमारी हिस्ट्री की पहली वीडियो है। तो हम हिस्ट्री को एक आसान तरीके से पढ़ेंगे। आपको हिस्ट्री में जो भी उलझने आती हैं वो सारी की सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पर पहले मैं इतिहास के बोले तो अध्ययन से पहले मैं आपको इतिहास का जो कालक्रम है, मतलब जो हम उसके अध्ययन को पढ़ेंगे, तो अध्ययन के पढ़ने के लिए हमें उसका कालक्रम पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम पीरियड से लेकर के कितने टाइम पीरियड तक इतिहास का ये काल कहलाता है, उसके बाद ये काल कहलाता है, यहाँ पे ये परिवर्तन आते हैं, किस सभ्यता का उद्भव कैसे होता है, किसका पतन कैसे हुआ, किस समय पे क्या हुआ। इसके लिए हम एक काल का विभाजन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट्स और पेन लेके बैठें, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप बनाते जाएं और एक बार रफ कर लें, फिर फेयर कॉपी में आप अच्छे से कर लें और अपने नोट्स सुंदर तरीके से बनाएं, अपने हिसाब से बनाएं कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो, बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ें। हमारे चैनल से जुड़ें, मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। जब लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। और जानते ही हैं किसी भी चीज़ को सही तरीके से जानने के लिए पूरी जानकारी जरूरी है ना, तो आप पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जुड़ें। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैं चार्ट बना रहा हूँ, आप वैसे चार्ट बना लें। ठीक है, इतिहास, अब इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 जो अपना काल है, नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। देखिए, अब प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है कि जिस काल में पहले देखिए, हम इतिहास को जानने के लिए हमें 2 प्रकार के स्रोत चाहिए, कुछ लिखित हो, कुछ पुरातात्विक हो, मतलब बोले तो कुछ पसाड़िक हो, मतलब कुछ धातुएं मिलेंगी, ठीक है, और या फिर कुछ पसाड़ के अवशेष, मतलब पत्थरों के अवशेष मिलेंगे, और उन पत्थरों के अवशेष पे कुछ लिपियां मिले, या फिर कोई ऐसी चीज मिले, ताम्रपत्र, भोजपत्र, जिस पे कुछ लिखा गया हो। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि उस समय का जो जीवन था वो किस प्रकार था, वहाँ के लोग कैसे थे। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें जो भी मिलता है वो बस पत्थर के औजार थे और कुछ भी नहीं था। हमें कोई लिपियां नहीं मिली। हम तो ये जाना कि हमने उससे यह पता किया कि उस समय का जो आदि मानव था उसके पास लिपियों का ज्ञान नहीं था। तो कहीं ना कहीं वह समूह में नहीं रहता था, क्योंकि जब समूह में नहीं रहेगा तो उसको बोलियां को, मतलब उसकी बोली भाषाओं का भी ज्ञान नहीं होगा उसके पास, और जब बोली और भाषाओं का ज्ञान नहीं है तो जाहिर सी बात है लिपि नहीं होगी। ठीक, यही कारण था। यहाँ पे जब आदि मानव नव बसार काल में आता है और समूह में रहना सीख लेता है, तब उसके समूह की प्रवृत्ति, मतलब बोले तो समूह के कारण सामाजिक चेतना उत्पन्न होती है और उसमें फिर वह बोलियों का विकास करता है। ठीक, और फिर वहां से वह आदिवासी काल में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे बस पत्थरों के अवशेष मिलते हैं, इसलिए हम इस काल को पसाड़ काल कहते हैं। ओके, अब देखिए पसाड़ काल का जो समय था वो है 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। ओके, दूसरा अपना आता है, देखिए मैं भी इसके भाग बता दूंगा, पहले हम बस ऊपर के देखते हैं ना, जो मेन हेडिंग्स है। दूसरा है अपना आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या था, आदिमानव समूह में तो आ गया, समूह में आ गया, उसको बोलियां आ गई, वो बोलने लगा, उसकी भाषा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आदिमानव अच्छे से, मतलब जो आदिमानव नहीं, मानव अच्छे से रहना सीख लिया, रहन सहन की उसकी जीवन शैली सामाजिक हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, उसने लिपियों का भी प्रयोग किया। अब जो लिपियों का प्रयोग किया उसने, वो आधी अधूरी लिपियां थी सिंधु सभ्यता में, उसने लिखा, पर क्या लिखा हमें पता ही नहीं चल रहा।
तो हमें इसके आधे का ज्ञान मिलता है, आधे का ज्ञान नहीं मिलता है कि उसकी जीवन शैली कैसी थी। तो इसलिए हम इस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और इस काल का टाइम पीरियड 2500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है। इसके बाद अपना आता है आधुनिक, इसके बाद सॉरी ऐतिहासिक ना, इसके बाद अपना आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि इसमें हमारे पास लिपियां हैं, हमारे पास अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं, सब कुछ है। हम क्लियर पता है हमें कि इसका अतीत क्या था, यहाँ के मानव का अतीत क्या था, कैसे लोग थे, कौन सी घटनाएं घटी, क्या हुआ, सब कुछ हमें क्लियर पता है। इसलिए हम इस काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6वीं शताब्दी से लेकर के 1947 ईस्वी तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड था। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग मिलते हैं। ठीक, नंबर पहला मिलता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा मिलता है मध्य पाषाण काल, तीसरा मिलता है नव पाषाण काल। ठीक है, ये पाषाण काल के 3 एज है। यहाँ पे परिवर्तन मिलता है, यहाँ परिवर्तन मिलता है। परिवर्तनों के आधार पे हमने इसको बांटा है अध्ययन के लिए। ठीक, जो टाइम पीरियड है इसका पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल जो टाइम पीरियड है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। ठीक, ये टाइम पीरियड था। इसके बाद पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। ठीक, पहला निम्न पूरा पाषाण, ठीक, दूसरा मध्य पूरा पाषाण और तीसरा उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, ये था पाषाण काल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, आदि मानव और एक तरह से बोले तो वो शैलास्त्रों में, मतलब कि जो उसके जो घर थे वो गुफाओं वाले थे। इसके बाद हथियार था। टोटल जीवन आखेटक था। ठीक है, वो बस शिकार करता था, खाता था, बस रहता था, कुछ मतलब नहीं था। यहाँ पे जब आदि मानव आता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन मिलता है। ठीक, यहाँ पे मांसाहारी जानवर थे, यहाँ पे शाकाहारी जानवर की उत्पत्ति होती है। अब आदि मानव जानवरों को पालतू बनाना सीखता है और सर्वप्रथम उसने पशुपालन करता है, कुत्ते को पालतू बनाता है। यहाँ से आदि मानव जीवन शैली बदलती है, थोड़ा समूह में आना सीख लेता है। ठीक, और जब यहाँ पे आता है तो टोटली समूह में आ जाता है। वो क्या करता है, कृषि को भी सीख लेता है। तो जब कृषि को सीखता है, नव पाषाण काल आता है, कुछ दिनों बाद वो वैदिक सभ्यता में आता है, सिंधु सभ्यता में आता है। ठीक, अब देखिए आद्य काल के 2 भाग हैं। पहला भाग है सिंधु सभ्यता, ठीक, दूसरा है अपना वैदिक सभ्यता। लिखावट छोटी हो या समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूं, आप वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब देखिए सिंधु सभ्यता का जो काल था वो काल था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। ये काल था सिंधु सभ्यता का। यहाँ पे लोग अच्छी नगरी सभ्यता थी, अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया। बहुत सारे इनसे अवसर मिलते हैं, इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। आपको मैं यहाँ से देखिए निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर के यहाँ तक आपको टोटली पढ़ाऊंगा। आप हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे ग्रुप से जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें। आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे, मतलब सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे के सारे मटेरियल्स एक दिन वाइज, मतलब पर डे वाइज भेजेंगे। हर संडे को टेस्ट भी होता है हमारे चैनल पे। ठीक, वैदिक सभ्यता के 2 भाग थे। ठीक, अब 2 भागों में जो पहला भाग है, मतलब
दो खंड है, एक तरह से दो वर्ग हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो पहला है वो है ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल, ठीक। दूसरा जो अपना काल था वो था उत्तर वैदिक काल। अब देखिए यहाँ पे जब आर्य आते हैं ना, सिंधु सभ्यता का पतन होता है। पतन कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, मतलब इसमें ही नहीं बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जब आर्य आते हैं, ऋग्वैदिक काल आता है। यहाँ पे देसी विद्वानों का मत, विदेशी विद्वानों का मत, मैं दोनों समझाऊंगा डीपली वीडियो में, जो आपको स्टेट पीसीएस में काम देंगी, यूपीएससी में काम देंगी, ठीक है। और वनडे की तो मैं बता ही रहा हूँ, वन लाइनर आपको लिखवा दूंगा, ठीक। वन लाइनर भी लिखवाऊंगा और मैं फिर डीपली बताऊंगा जो आपके स्टेट पीसीएस में और फिर यूपीएससी में भी काम दे, मेंस राइटिंग में भी काम दे आपके। तो ऋग्वैदिक काल जब यहाँ पे आते हैं, आर्य आते हैं, तो आर्यों के स्टार्टिंग में आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वो अपने ज्ञान को एक के बाद एक को याद कराते थे, मतलब जो ऋषि मुनि थे वो अपने शिष्यों को याद करा दें, वो फिर अपने शिष्यों को याद करा दें। इस तरह याद के दौरान स्मरण शक्ति द्वारा वो अपने ज्ञान को बस बढ़ाते चले गए। पर यहाँ पे जब आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उन्हीं में से कोई था कि वो अपने ज्ञान को अब लिखना चालू कर दिया, रचनाएं आ गई, यहाँ पे लिपियों का ज्ञान हो गया, तो उत्तर वैदिक काल आ गया, ठीक। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ओके। अब देखते हैं हम यहाँ पे आते हैं ऐतिहासिक काल में। अब देखिए ऐतिहासिक काल के हमें 3 भाग मिलते हैं, ठीक है, मतलब 3 कालखंड है। पहला क्या है, पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, ठीक, और तीसरा है आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये थे अपने काल। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पे होता क्या है। देखिए यहाँ पे मानव अभी कुछ नहीं था, वो वहां पे बस परिवार था, परिवार के बाद कुल के बाद ग्राम, ठीक है। जब जन आता है ना, तो जब जन आता है तो यहाँ पे ये जैसे जन की भावना उत्पन्न होती है, यहाँ पे आ जाता है ना उत्तर वैदिक काल में। और फिर वो जनस गोपा होता है, वो युद्ध में भाग लेता है, फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा धन होते आता है, और वो फिर वो एक टाइम पे बाहुबली बन जाता है, और वो कहता है कि अभी इतना एक सीमित जो एरिया है वो सारा सीमित एरिया मेरा है। और जब ऐसी भावना उसमें आती है तो वो जो भी जन था वो जनपद में बदलना शुरू हो जाता है, और जब जनपद में बदलना शुरू होता है तो फिर एक अलग ही क्रांति आती है। वो अलग अलग जनपद एक दूसरे पे आक्रमण करके या फिर किसी तरीके से या संबंधों द्वारा ठिकाना या फिर अधिकार करना शुरू कर लेते हैं, और वहां से फिर महाजनपद काल शुरू होता है। तो यहाँ जो काल था 6वीं शताब्दी से लेकर के 712 ईस्वी तक का जो काल था, 712 ईस्वी तक का जो काल है वो काल अपना कहलाता है प्राचीन इतिहास, ठीक। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ शुरू होता है 16 महाजनपद का काल, ठीक। इसके बाद 16 महाजनपद में से एक जनपद रहता है मगध। मगध अपने आप को बहुत ही अच्छा और एक तरह से बोले तो बहुत ही शक्तिशाली, ठीक, साम्राज्य बनकर उभरता है, और वो एक मगध साम्राज्य का निर्माण करता है, ठीक। वो बनता है मगध। अब देखिए मगध में बहुत सारे वंश आते हैं, मैं डीपली बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मगध में जब घनानंद को मारकर चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य शासक मतलब अपनी गद्दी बैठता है, तो वो मौर्य वंश की स्थापना करता है, और यहाँ शुरू होता है मौर्य वंश। उसके बाद मौर्य वंश खत्म होता है तो फिर मौर्योत्तर काल आ जाता है। मौर्योत्तर काल के बाद फिर यहाँ पे गुप्त वंश आता है, गुप्त वंश फिर आता है, फिर गुप्त वंश खत्म होता है तो फिर गुप्तोत्तर काल आ जाता है, फिर वो खत्म होता है तो हर्षवर्धन काल आता है। आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। पहले 16 महाजनपद थे, फिर मगध आ गया, फिर मौर्य आ गया, फिर मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल आ गया, फिर मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आ गया, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आ गया, और उसके बाद फिर आता है हर्षवर्धन काल आता है, ठीक है। फिर यहाँ से जब मुस्लिम शासक आते हैं, मतलब 712 ईस्वी से लेकर के
1707 ईस्वी तक यहाँ पे आते हैं मुस्लिम काल, मतलब मुस्लिम शासक सॉरी मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के जो है, अरब से आते हैं, तुर्क वाले आते हैं। तो यहाँ से जब जैसे मुस्लिम काल आता है तो यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास शुरू जाता है, और मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, एक था अपना पूर्व मध्यकालीन और दूसरा था अपना उत्तर मध्यकालीन। ठीक, अब पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन दो भागों में बांट दिया था। और जो भारत था, भारत को 3 वर्गों में बांट दिया गया, मतलब भारत के भौगोलिक स्वरूप को 3 भागों में बांट दिया गया। जो पहला भाग था वो था उत्तर का, दूसरा भाग जो था वो था दक्कन का, ठीक, और तीसरा भाग जो था वो था दक्षिण का। 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम थे, यहाँ पे भी सेम थे और यहाँ पे भी सेम थे। ठीक, अब पूर्व मध्यकालीन में कौन कौन से वंश आते हैं? जैसे उस समय राजपूत था, पाल वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था, ठीक है, चालुक्य वंश था, ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश था, ये सब इसमें आते हैं। और जब उत्तर वैदिक काल आता है तो जैसे ही अपना चालू होता है दिल्ली सल्तनत, मतलब गुलाम वंश, लोधी वंश, ये सब जो भी है, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल साम्राज्य, फिर और वो चौहान वंश, ये सब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक, फिर यहाँ पे सब खत्म होता है, और जब यहाँ पे 1707 के बाद 1947 तक के कालांतर में यहाँ पे जब स्टार्टिंग होती है यूरोपीय कंपनियों की, यूरोपीय कंपनियों की शुरुआत होती है। वास्को डी गामा, पुर्तगाल का निवासी, वो आता है, फिर वो यहाँ पे आता है। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, ऐसे आते आते यहाँ पे जब यूरोपीय कंपनी की आती है, शुरुआत होती है, तो वहाँ पे अपना आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा आधुनिक इतिहास, सॉरी, ये था हमारा इतिहास का एक टाइम पीरियड, एक समय जो भी है कि कब से कब तक क्या था। ठीक, अब देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट्स बना लें, मैं थोड़ा शॉर्ट जा रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, आप इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3000 से, यहाँ पे 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1400 ईसा पूर्व तक का ये जो काल था, ये काल कहलाता है धातु युग। धातु युग, ठीक है, ये काल कहलाता है धातु युग। हमें धातु युग में 3 प्रकार की धातुएं मिलती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की धातुएं मिलती हैं। यहाँ पे जब पाषाण काल था तब मानव ने तांबा का प्रयोग सीख लिया, तांबा के स्वरूप से परिचित हो गए, तो ये काल कहलाता है ताम्र युग। और पाषाण काल था तो इसको हम कह सकते हैं ताम्र पाषाण काल। काल कहें तो ताम्र पाषाण काल, युग कहें तो ताम्र युग। यहाँ पे जब सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता के लोग तांबे में टिन को मिला दें। तांबे में किसको मिला दें? टिन को। तांबे में इन्होंने टिन को मिलाया और एक नया धातु बनाया जिसको हम बोलते हैं कांसा। ठीक, इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब ये वाला यहाँ पे कहें तो यहाँ के टाइम पे जब 1400 का टाइम है, तो यहाँ के टाइम पे यहाँ के जो लोग थे, जब ये काल अपना समाप्त होता है, मतलब ये इसके उत्तरार्ध में लोग क्या होता है कि एक धातु से परिचित जाते हैं। ठीक है, वो कौन सी धातु थी? वो थी लोहा। यहाँ के लोग लोहा से परिचित हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं लोह युग। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 युग मिलते हैं, ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग। तो 3 युग ये हैं। युग वाला हम तो ऐसे पढ़ लेते हैं धातु युग वाले में। ठीक, बाकी आपके 3 काल थे, प्रसार काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, मतलब प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। टाइम पीरियड आपका सबका है, देखिए 6 लाख से लेकर के 1947 तक। हाँ, एक चीज देख लीजिए, जो अपने नई उत्खनन हो रहा है, नया उत्खनन में अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ मैं बताता हूँ, मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, आप सब समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोरी नामक स्थान पे जो उत्खनन हो रहा है, वहां पे पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि वहां पे 13 लाख पुराने हमें अवशेष मिल रहे हैं। ठीक, अगर ये साबित हो जाता है
यहाँ पे 13 लाख पुराने सोर्सेस सच में हैं, तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि हम ये जो मानव का इतिहास था वो 6 लाख ईसा पूर्व से ना होकर के 13 लाख ईसा पूर्व से होगा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब आपको हमारे मटेरियल्स, हमारे PDF, हमारे ऑडियो मटेरियल्स, हमारे वीडियो मटेरियल्स, इन सबको प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल जुड़ना होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 500, ठीक है, 79 और 506, ठीक, 94 500 79 506, इस पे आपको बस सिंपल, इस पे आपको क्या करना है कि अपने मेरा नंबर एन एग्जाम के नाम से सेव करें, ठीक है, या मेरे नाम से नागमणि सर के नाम से सेव करें, और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जैसे ही हाई लिख के सेंड करेंगे आपके पास तुरंत लिंक जाएगी, आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। हमारे चैनल जुड़ेंगे, देखिए ये जो कोचिंग है, अगर आप दूसरे किसी कोचिंग लेते हैं तो 1500 से लेकर के 1500 के प्लस ही, अधिकतम 2000 या 2500 प्लस ही आपके सारे मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक, और वो मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको, बस आप हमारे चैनल जुड़े। अब ये इसलिए कि वह जो लड़का जो गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा है, उसे गरीब परिवार से नहीं मैं कह सकता, ग्रामीण परिवेश से, जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग कर रहा है और शहर में रह के कोचिंग करना संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि बजट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं उसके लिए मोबाइल में 3 घंटे समय दे सकते हैं ना, तो मोबाइल में 3 घंटा समय दीजिए, हमारे चैनल जुड़िए। जो आपको ऑफलाइन में मिलेगा वही मैं पर डे आपको ऑनलाइन पे दूंगा व्हाट्सएप से। आप हमारे व्हाट्सएप जुड़े रहेंगे, आपको सब कुछ व्हाट्सएप से मिलता रहेगा। अब देखिए आपको इसमें मिलेगा क्या, इसमें आपको मिलेगा ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर, ठीक है, माइंड मैप, सोच लीजिए ये पीसेस वाले देते हैं, माइंड मैप, इसके बाद PDF मटेरियल्स, ठीक, इसके बाद जो भी आकाशवाणी के समाचार हैं, ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण सोचिए, सबसे महत्वपूर्ण हम देंगे आपको पर डे, या फिर अगर पर डे का टॉपिक ना भी लें तो भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उसके लिए हम आपको देंगे टू द टॉपिक की वीडियो। टू द टॉपिक वीडियो एक ऐसा वीडियो है, इसमें क्या होगा कि जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी एक चर्चित मुद्दे हैं उसका पूरा हम पूरे संक्षेप में एक वीडियो देंगे, जो हमारे टू द टॉपिक के प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक। बस आपको हमारे चैनल जुड़ने के लिए हमारे 9450079506 पे मैसेज करना है और हमारे चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। आप हमारे चैनल जुड़ जाएं और बस ज़्यादा नहीं 3 से 4 घंटा आप मुझे दें और मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। और आपको कुछ भी फंसता है हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट चैट करें और हम आपकी पूरी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैं और मेरी पूरी टीम ये आशा करती है आपका सिलेक्शन 101% हो, ठीक है। आपका सहयोग आपका सहयोग हमें मिले और हम आपको पूरा मार्गदर्शन करें और आपकी सफलता जरूर होगी, ठीक। अब मैं वो दिन सोचता हूँ कि जिस दिन आप लोगों का कमेंट आएगा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी सारी टीम को बहुत खुशी होगी और हमारी यही कामना है कि आपको सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो नोट्स पक्का बना के रखें, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाएं। और मैं तो कहूंगा ना, हिस्ट्री के नोट्स में देखिए, मेरे तो हिस्ट्री के नोट्स में आप लोगों को पहले तो ये होना चाहिए ना, ये जो बोले तो ये मैप है, ये मैप आप पहले बना लें, ये मैप बना के रखें। कल से जो हमारी वीडियो आएंगी आप स्टार्टिंग से पूरा पसार काल से शुरू करेंगे, ये मैप बना होना चाहिए। समय निकालें और मैप जब भी समय मिले तो मैप बना लें। बस इतना ही, थैंक यू।